हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे टीचर सक्सेस पॉइंट। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपने पेपरों की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में ऑलमोस्ट अपना यूनिट 1 खत्म कर चुके होंगे। एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा इस यूनिट का, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगी। और ऑलरेडी कुछ टॉपिक हैं लैंग्वेज से रिलेटेड जो यूनिट 1 के हैं, वो मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं। इस यूनिट पे मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैं कंसिडर कर लूँ। और जो नोट्स हैं, आपको लगेगा कि मैम सिर्फ वीडियो डाल रही है, हम सिर्फ सुन रहे हैं, तो आपको मैं एक हमारे मेरा टेलीग्राम पे भी चैनल है, सेम टीचर सक्सेस पॉइंट के नाम से है। तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को फॉलो कर लो। वहाँ पे आपको मेरे डॉक्स मिल जाएंगे। सेम जो भी ये चीजें हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ, इसका डॉक्स आपको मिल जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, साइड में वो खोल सकते हैं और ये वीडियो चला के उस स्क्रॉलिंग करके उन नोट्स को पढ़ सकते हो और साथ साथ में ये वीडियो सुन सकते हो। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को सुन लो फिर डॉक्स देख लो, नहीं तो डॉक्स देख के वीडियो देखोगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, 2 बार रिविजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रट्टा तो हमें मारना नहीं है, हमें तो समझना है। तो बच्चों को रहता है कि मैम थोड़ा सा दिख जाता, हम नोट्स देख लेते। तो नोट्स ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। अगर कुछ ऐसे बहुत ब्रीफ में नोट्स नहीं होते हैं तो मैं चार्ट्स के फॉर्म्स में प्रोवाइड करती हूँ, ताकि वन पेज एक वन फॉर्म वन पीडीएफ पेज पे या वन इमेज फॉर्मेट में ही आपके सारी चीजें उसमें कंसीडर हो जाए, पॉइंट सारे आ जाए, जिससे कि आपको याद हो जाए। तो मैं इस तरीके से भी नोट्स प्रोवाइड करती हूँ टेलीग्राम पे। अगर नहीं होता है मेरे पास कोई चार्ट या डायग्राम, तो मैं डॉक्स शेयर करती हूँ। तो आप टेलीग्राम मेरा फॉलो कर लें। टेलीग्राम के साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, सेम नाम से है, टीचर सक्सेस पॉइंट के नाम से है। आप उसे भी फॉलो करें, वहाँ पे भी मैं शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ, रील्स डालती हूँ छोटे छोटे टॉपिक्स के। तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आप बीच बीच में जब भी देखेंगे, तो थोड़ा बहुत बीच में जब भी टॉपिक आएगा तो आपका रिवीजन साथ साथ में होता रहेगा, थोड़ी सी चीजें रिकॉल होती है तो हमारा माइंड उनको जल्दी याद रखता है। ठीक है, तो अब हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे लिंग्विस्टिक कि लैंग्वेज क्या है। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ह्यूमन टू एक्सप्रेस थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस थ्रू सिंबल्स सच एज वर्ड्स एंड साउंड। क्या कह रहे हैं कि जो भाषा है वो क्या है? सिस्टम है, किस चीज का? कम्युनिकेशन का। ठीक है, कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है जो कि ह्यूमंस यूज करते हैं अपने सोच विचार, अपने अनुभवों को, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, सिंबल्स के फॉर्म पे, सिंबल्स के थ्रू। सिंबल्स का मतलब क्या है? ये सिंबल्स जैसे कि शब्द हो गए, ध्वनियां हो गई। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम अपनी फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। कुछ स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स ने बताया है अपने हिसाब से कि उनके हिसाब से डेफिनेशन क्या है। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है, उन्होंने बोला, बेन जॉनसन उनका भी रेफरेंस है इसमें, कि लैंग्वेज इज अ मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स। भाषा क्या है? भाषा एक मानव संचार का माध्यम है। ठीक है, दिस इज अ मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसे कि हम बोलकर या लिखकर क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। फिर नेक्स्ट है BMH स्ट्रैंग। उन्होंने बोला है कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स यूज फॉर कम्युनिकेशन। भाषा क्या है? एक आर्बिट्रेरी ध्वनि प्रतीकों की एक क्या है? प्रणाली है, मतलब मनमाने वोकल सिंबल्स का क्या है? प्रणाली है, सिस्टम है, जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, संचार करने के लिए हम उपयोग करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है एडवर्ड। एडवर्ड, उन्होंने बोला है कि लैंग्वेज इज अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशन एंड डिजायर्स बाय मीन्स ऑफ वॉलेंटरीली प्रोड्यूस सिंबल्स। मानव की एक स्वैच्छिक, मतलब खुद से, ठीक है, स्वैच्छिक एक प्रणाली है, मतलब क्या है? सिस्टम है, एक ऐसा मेथड है कि मानव ने खुद अपनी मर्जी से वॉलेंटरीली उन्होंने एक भाषा को एक क्रिएट किया है एक तरह से। ठीक है, और जिसके माध्यम से हम क्या कर पाते हैं? अपने आइडियाज को, अपने इमोशंस को, अपने डिजायर्स को हम
क्या करते हैं, व्यक्त कर पाते हैं अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को। तो इन प्रतीकों के द्वारा हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, बता पाते हैं। नेक्स्ट है आपका जेस्ट पर्सन। जेस्ट पर्सन ने बोला है लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स। भाषा क्या है, भाषा मानव की आदतों का क्या है, सेट है, समूह है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। अब आते हैं इनके प्रिंसिपल्स। लिंग्विस्टिक के प्रिंसिपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूछा जा सकता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द लिंग्विस्टिक। ठीक है, ये एक्सप्लेन द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहला है लैंग्वेज इज लर्नड। जो भाषा है वो इनबॉर्न नहीं होती है, लैंग्वेज सीखी जाती है। इन्वायरमेंट से हम लोग लैंग्वेज को सीखते हैं। ठीक है। सेकेंड है लैंग्वेज इज अ सिस्टम। लैंग्वेज क्या है, काफी सारे नियमों से बनी होती है, जैसे ग्रामर हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गए, वो हमें याद करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। इसके अंदर काफी सारी चीजें क्या है, इंक्लूड होती हैं, जैसे फोनोलॉजी हो गया, ग्रामर हो गई, वोकैबुलरी हो गई, इसलिए हम इसको सिस्टम ऑफ सिस्टम बोलते हैं। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। इसको हम बोलते हैं कि जो शब्द है ना, जो भाषा है, जो उसके अंदर शब्द होते हैं वो प्रतीक होते हैं। जैसे पहले हम सबसे पहले ये सीखते हैं, अल्फाबेट सीखते हैं, ए फॉर एप्पल। तो ये सब क्या है, सिंबल्स जो हम बनाते हैं, ये भी एक क्या है, भाषा का, हम बोल सकते हैं शब्दों का क्या है, प्रतीक होते हैं। शब्द प्रतीक होते हैं, सिंबल्स होते हैं। नेक्स्ट है सिंबल्स आर आर्बिट्रेरी। कोई फिक्स रिलेशनशिप नहीं होता है, कोई फिक्स्ड रिलेशन नहीं है शब्दों और अर्थों के बीच में। ठीक है, शब्द और अर्थ का कोई प्राकृतिक संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है सिंबल्स आर वोकल। ऑब्वियसली जो भाषा है वो बोली जाती है, मुख्यत रूप में बोली जाती है। से नेक्स्ट है लैंग्वेज इज अ यूनिक। हर भाषा अलग होती है, पंजाबी अलग है, उर्दू अलग है, स्पेनिश, जर्मन, हर भाषा अलग है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक स्किल सब्जेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। हर लैंग्वेज ऐसे ही डेवलप होती है। तो ये 4 स्किल्स को फॉलो करके हम बोल सकते हैं लैंग्वेज सीखते हैं। तो लैंग्वेज क्या है, एक स्किल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर। भाषा क्या है, हमारी संस्कृति को दर्शाती है। आप जिस भी कंट्री से रिलेट करते हैं तो हर कंट्री की भाषा एक अलग है, उनकी मदर टंग अलग है, तो वो हमारे कल्चर को दर्शाती है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग। भाषा जो है समय के साथ क्या रहती है, बदलती रहती है, क्योंकि हम शब्दों को अडेप्ट करते हैं। पहले कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, फिर कंप्यूटर आया तो ये वर्ड भी लिया गया ना। ठीक है, पहले इस तरीके की वीडियो कॉल्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये हुआ तो हम बोलते हैं ना कि वीडियो कॉल करते हैं। तो इस तरीके के वर्ड्स हम अडेप्ट करते हैं। भाषा भी समय टू समय, टाइम टू टाइम बदलती रहती है। नेक्स्ट है कि क्या एम्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग इंग्लिश के। ठीक है, तो ये हमें समझना जरूरी है कि एम क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तभी हम समझा पाएंगे कि टीचिंग इंग्लिश के, इंग्लिश पढ़ाने के एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, एम क्या होता है। एम का मतलब होता है लॉन्ग टर्म गोल। हमेशा याद रखना, दीर्घकालीन लक्ष्य को हम एम बोलते हैं। एम का मतलब है लॉन्ग टर्म गोल। और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दैट आर स्पेसिफिक आउटकम्स, जिनको हम छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे गोल्स में हम बांट देते हैं। हम कहते हैं ना, एक 5 साल का हमने गोल डिसाइड किया है, फिर उसको मैं एक छोटे छोटे डिवाइड करूंगी, पहले ये, पहले ये। क्योंकि डायरेक्ट ऊपर आपको छत पे जाना है, एक रूफ पे कहीं पहुंचना है, तो आप डायरेक्ट तो जंप नहीं मार के जाओगे, स्टेयर्स की एक एक सीढ़ी चढ़ के ही जाओगे। वैसे ही हम अपने उद्देश्यों को पाने के लिए एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करने से पहले, छोटे लॉन्ग टर्म गोल सेट करने के बाद हम एक छोटे छोटे अपने स्पेसिफिक आउटकम्स को भी डिसाइड करते हैं कि क्या क्या हमें प्राप्त करना है, और फिर धीरे धीरे हम उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पामर। पामर ने क्या बोला है कि टू मेक अ लर्नर यूज द लैंग्वेज करेक्टली एंड इन्फ्लुएंटली। वो कह रहे हैं कि टीचिंग, इंग्लिश टीचिंग का उद्देश्य क्या है, उनके हिसाब से, पामर के हिसाब से है कि भाई, हम जो सीखने वाला व्यक्ति है कि वो भाषा का सही उपयोग कर पाए और सही तरीके से बोल पाए, भाषा को फ्लुएंटली बोल पाए, उसे हम बोलते हैं, दैट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब हम समझेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। देयर आर द 8 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, जिसको आप ऐसे सिंपल सा याद रख सकते हो, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना,
वोकैबलरी जैसे हम बोलते हैं, शब्दावली, उच्चारण, समझ, संचार, आपको हिंदी में ऐसे याद रखना है। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे? डेवलप लिसनिंग स्किल्स, सबसे पहले बच्चे की हम सुनने की जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है डेवलप स्पीकिंग स्किल्स, फिर हम उसके बोलने की स्किल्स को डेवलप करते हैं। देन है डेवलप रीडिंग स्किल्स, उसके पढ़ने की स्किल्स को डेवलप करते हैं। देन होता है आपका डेवलप राइटिंग स्किल्स, फिर उसकी लिखने की स्किल्स को डेवलप करते हैं। बिल्ड वोकैबलरी, जो शब्द होते हैं, जो कहते हैं ना कि मुझे ग्रामर के पॉइंट्स तो याद है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, जो भी जिस तरीके से हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर जो आप वर्ब यूज करते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म इस तरीके से आप करोगे, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे चलता है ना। शी वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाया, प्लस फिर आपने लगाया कि शी वॉज ईटिंग, खाना खा रही थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, शी वॉज ईटिंग द फूड, राइट, हमने ऐसा बोला। तो ये आपको ये याद है, लेकिन आपको ये याद नहीं कि खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, यू विल नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आपको अपनी वोकैबलरी को, अपनी डिक्शनरी को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो बिल्ड वोकैबलरी, इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, टीचिंग इंग्लिश का मेन ऑब्जेक्टिव इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन भी होता है कि आ, ए, ओ, ये जो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं साउंड्स में, जो है जो आप वोकैब बोल रहे हो उसका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो, अच्छा हो। डेवलप कॉम्प्रोहेंशन, हम कॉम्प्रोहेंशन को भी डेवलप करते हैं। इनेबल इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए, ये मेन एम रहता है। अब आता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्स, एम्स का क्या इम्पोर्टेंस है? तो जो एम्स का इम्पोर्टेंस है, सबसे पहला है गिव्स डायरेक्शन टू टीचिंग, जो आपकी टीचिंग है उसको क्या देता है? डायरेक्शन देता है, एक दिशा देता है। सेकंड है हेल्प्स इन इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करने में, आपकी इवैल्यूएट करने में आपकी टीचिंग को मदद करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इंश्योर सिस्टमैटिक लर्निंग, क्या इंश्योर करता है कि जो सीखने को जो व्यवस्थित बनाता है ना, एक तरह से हम बोलते हैं जो जिसको आप सिखा रहे हो वो एक सिस्टमैटिक है या नहीं, आपकी जो सीख है वो सिस्टमैटिक है या नहीं, उसको इंश्योर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, अब इंडिया के अंदर इंग्लिश सिखाने का एम क्या है? ठीक है, वो हमें समझना है। तो इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। भारत में जो इंग्लिश है वो किस लेवल पे है? ग्लोबल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे है। और ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इसका कम्युनिकेशन रहता है, ग्लोबल कम्युनिकेशन रहता है। आपको अगर हिंदी नहीं आती चलेगा, इंग्लिश आती है तो आप मोस्ट ऑफ दी सारी कंट्रीज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये शिक्षा में काम आता है, आप देखते हैं सारे सब्जेक्ट्स आज की डेट में इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। रोजगार, आपको एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करता है, आप जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपकी इंग्लिश पे कमांड होना जरूरी है। तो इन सब चीजों में ये हमें मदद करता है। नेक्स्ट है इसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या है वो हमें समझने हैं। सबसे पहला होता है रिसेप्शन, मतलब रिसेप्शन में होता है ग्रहण करने का क्वेश्चन, जो होता है ग्रहण करना। तो ग्रहण में आप कैसे कैसे करेंगे? लिसनिंग, सब सुन के ग्रहण करेंगे, और साइलेंट रीडिंग, चुपचाप जो शांति से हम मन ही मन रीडिंग करते हैं, वो रिसेप्शन में आता है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेशन, मतलब अभिव्यक्ति कौशल, उसके अंदर आता है आपका बोलना, एक्सप्रेस हम कैसे करते हैं? बोल के एक्सप्रेस करते हैं, तो स्पीकिंग। नेक्स्ट है लाउड रीडिंग, जोर जोर से रीड करना, क्लास में लाउड रीडिंग कराई जाती है चैप्टर्स की, तो उच्चारण को सहित, उच्चारण सहित पढ़ना। रिसेप्शन भी अगर है आप मन मन में पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेशन भी अगर है लाउड रीडिंग कर रहे हैं। उसके बाद है लिखना, राइटिंग। ठीक है। अब इनमें आते हैं आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज अ स्टेजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश को जो पढ़ाते हैं उनके स्टेजेस क्या है? पहला है जूनियर स्टेज पे 6 to 8 को पढ़ाते हैं, सीनियर स्टेज होती है 9 to 12, ग्रेड्स याद रखना। जूनियर स्टेज में क्लासेस कहाँ से? 6 स्टैंडर्ड to 8 स्टैंडर्ड। सीनियर स्टेज में कौन सी क्लासेस आती है? 9 स्टैंडर्ड to 12 स्टैंडर्ड। अब समझेंगे व्हाट आर द एम्स एट जूनियर लेवल, तो उसके 8 पॉइंट्स हैं। बेसिक वोकेबलरी डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे हम बेसिक वोकेबलरी जो होती है उसको विकसित करते हैं, बच्चों की डेवलप होती है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो कराते हैं बच्चों की। सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन, बच्चा जूनियर लेवल पे सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन करना सीख जाता है। उसकी सुनने की जो हैबिट है वो विकसित होती है, रीडिंग हैबिट विकसित होती है। कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, जब वो बोलता है तो बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप कराना एम होता है। अंडरस्टैंडिंग सिंपल टेक्स्ट, जो सिंपल टेक्स्ट होते हैं, सिंपल जो लिखा होता है वो बच्चा समझ सके। राइटिंग शॉर्ट सेंटेंसेस, वो जो शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, बच्चा वो लिख सके।
ठीक है। अब आता है एम्स एट सीनियर लेवल। सीनियर लेवल पे एम क्या रहता है? सबसे पहले होता है एडवांस वोकेबलरी, क्योंकि जो बेसिक वोकेबलरी है वो हमने उस बच्चे की कहाँ पे करा दी है, जूनियर लेवल पे करा चुके हैं 6 to 8 स्टैंडर्ड के बीच में। अब 9 स्टैंडर्ड से बच्चे की एडवांस वोकेबलरी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीनियर लेवल पे क्या रहता है कि जो उसकी स्पीकिंग है उसमें फ्लुएंसी हो, ठीक है, फ्लुएंटली बोले बच्चा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रोहेंशन ऑफ टेक्स्ट। अभी हम सिंपल टेक्स्ट पे जा रहे थे, बेसिक टेक्स्ट पे जा रहे थे, बच्चे का कॉम्प्रोहेंशन हो। नेक्स्ट है इसमें कि राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स में उसकी अच्छी हो, जिसमें ऐसे हो गया, लेटर्स हो गया, वो खुद बना के बच्चा लिख सके। नेक्स्ट है ग्रामर एक्यूरेसी। ग्रामर एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। जूनियर लेवल पे बच्चे का रहता है कि बच्चा एटलीस्ट ग्रामर करे, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी पे ध्यान सीनियर लेवल पे बहुत ज्यादा रहता है कि आपका कॉमा है तो वो भी गलत है, अगर आपने कॉमा ढंग से नहीं लगाया जहाँ लगना चाहिए था, जहाँ पे इज एम आर आना चाहिए था तो इज एम आर ही आना चाहिए था। ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे अपना क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की डेवलप हो। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ फॉर हायर स्टडी। बच्चे की हायर स्टडीज के लिए भी बच्चे को तैयार किया जाता है। अब समझते हैं कि बेस क्या है, बेसिस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। जो लैंग्वेज, आप जो भी भाषा पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज टीचिंग की बात चल रही है, इंग्लिश की बात नहीं चल रही है, ठीक है। अभी बीच में हम इंग्लिश कर रहे थे, अब लैंग्वेज कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो लैंग्वेज टीचिंग के बेस क्या होते हैं? सबसे पहला है फिलोसफिकल बेसिस, क्योंकि भाषा तो हम कोई भी सीख सकते हैं, हो सकता है हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हो सकता है हम फ्रेंच सीख रहे हैं, हो सकता है हम स्पेनिश सीख रहे हैं, तो भाषा भाषा होती है, राइट। तो सबसे पहले आता है फिलोसफिकल बेसिस। तो लैंग्वेज डेवलप्स थिंकिंग एंड रीजनिंग। तो भाषा होती है वो हमारी सोच करने की, मतलब सोचने की, थिंकिंग की और तर्क करने की, रीजनिंग करने की शक्ति को क्या करता है, विकसित करता है। नेक्स्ट है सोशल बेसिस। लैंग्वेज हेल्प्स इन सोशल इंटरेक्शन। ऑब्वियसली कोई भी भाषा है वो हमें हमारे अच्छे रिलेशंस बनाने में हमारी मदद करता है, क्योंकि दैट मीडियम वी कैन कम्युनिकेट with another person. Next is psychological basis. लैंग्वेज लर्निंग डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड एज। जो भाषा सीखना है वो अपने इंटरेस्ट पे, अपनी मोटिवेशन पे, अपनी प्रेरणा पे और हमारी एज पर भी निर्भर करता है। ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट होगा तो ही आप कोई भाषा सीखेंगे। ठीक है। आपको हो सकता है, कई लोगों को कंट्री से प्यार होता है, कई लोगों को कोई मूवी देखी तो वहाँ के कल्चर से बच्चों को प्रभावित हो जाते हैं कि यार वो अच्छा है, मेरे को वहाँ एक बार जाना है तो मुझे भाषा सीखनी होगी। कभी कभी हमारा स्टडी कर रहे होते हैं कि हमें उस कंट्री में स्टडी करना है। अब कई बच्चे जापान में जॉब करना चाहते हैं तो वो जापानीज सीखते हैं, उनका मोटिवेशन वो रहता है कि हमें जॉब करना है, तो उसके लिए मोटिवेशन क्या है कि जॉब करना है, तो उसके लिए जापानीज आना जरूरी है, तो वो बेचारे उस चक्कर में जापानीज सीखते हैं। तो वही कह रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल बेसिस भी रहता है। अब आते हैं क्या क्या अप्रोचेस होती हैं। तो सबसे पहला होता है इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि इसके लिए हम बोलते हैं कि रूल्स आर डिस्कवर्ड फ्रॉम एग्जाम्पल्स। यहाँ पे जो नियम होते हैं वो एग्जाम्पल से निकाले जाते हैं। जो रूल्स है कहाँ से डिस्कवर किए जाते हैं? एग्जाम्पल से किए जाते हैं, उदाहरणों से किए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फॉर्मलर, उन्होंने बोला कि लर्निंग प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल। वो कह रहे हैं कि पर्टिकुलर से आप जर्नल पे आकर सीखते हैं। मतलब किस तरीके से सिखाया जाता है कि पर्टिकुलर से जर्नल पे जाते हैं, हम इस तरीके से सिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू कीनेस, उन्होंने बोला कि नॉलेज इज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग। यहाँ पे नॉलेज किस तरीके से गेन की जाती है? अवलोकन करके, ऑब्जर्व करके, तर्क करके। ठीक है। अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं इंडक्टिव मेथड में? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड? पहला है ऑब्जर्वेशन। आप पहले ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर आप जनरलाइजेशन करते हैं, सामान्यकरण करते हैं कि हाँ क्या है। उसके बाद आप प्रयोग करते हैं, एप्लीकेट करते हैं, एप्लीकेशन, प्रयोग करते हैं। तो इसमें दो तरीके के बोले गए हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल, एक होता है स्टैटिस्टिकल। ठीक है। अब हम इसमें आते हैं कि मेरिट्स क्या क्या है। तो इसमें इंडक्टिव मेथड में मेरिट्स ये है कि हमारी थिंकिंग को डेवलप करता है, एक्टिव लर्निंग होती है, सक्रिय अधिगम होता है, लॉन्ग रिटेंशन, लंबे समय के लिए याद रहता है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, बच्चे पे ज्यादा पे फोकस होता है, इनकरेज क्रियोसिटी। क्रियोसिटी ज्यादा बच्चे के अंदर पैदा की जाती है कि वो क्या है, क्यों है, ऐसी जिज्ञासा बच्चे के अंदर करते हैं। इम्प्रूव रीजनिंग, रीजनिंग अच्छी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ती है, बेटर एंगेजमेंट होता है, सेल्फ लर्निंग बच्चे के अंदर होता है। इसमें साइंटिफिक एटीट्यूड रहता है, हर चीज के पीछे लॉजिक होगा तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे ना साइंटिफिक एटीट्यूड। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होती है इस मेथड में। अब डीमेरिट्स क्या है?
ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स। आप हर टॉपिक पे ये अप्रोच नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए आपको स्किल्ड टीचर की जरूरत रहती है, और जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप ये अप्रोच यूज करते हैं। और इसके अंदर आप लिमिटेड सिलेबस ही कवर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब हम आएंगे डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है। डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है, उसके अंदर पहले रूल्स बताए जाते हैं, फिर एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। इंडक्टिव में क्या था, उल्टा था। हम एग्जाम्पल से नियम बता रहे थे, रूल्स बता रहे थे। यहाँ पे अब रूल्स बताएंगे पहले, फिर एग्जाम्पल्स देंगे। तो अब इसके मेरिट्स क्या क्या है बेटा, कि तो टाइम सेविंग है। आपने पहले बता दिया ये ऐसे 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 होता है, अब इस तरीके का ये एग्जाम्पल बताया, तो टाइम सेविंग है। इजली समझ में आता है, बड़ी क्लासेस के लिए बहुत यूजफुल होता है, डायरेक्ट टीचिंग होती है, क्विक रिजल्ट मिलता है, एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होता है, सिस्टमैटिक रहता है कि आप पहले रूल्स बता रहे हैं या इसकी चैप्टर में ऐसा 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 ये है। फिर आप कोई भी टॉपिक समझा रहे हैं, मैथ्स का फॉर्मूला समझा रहे हैं, तो आपने पहले फॉर्मूला समझाया, फिर आप बच्चे को एक कोई क्वेश्चन करा रहे हैं। फिर एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है, ग्रामर्स के लिए बहुत सुटेबल रहता है, सुटेबल फॉर ए ग्रामर। कौन सा? डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है। अब इसकी डिमेरिट्स क्या क्या है। पैसिव लर्निंग है, कि सिर्फ टीचर बोल रहा है, बच्चों को सुनना है, तो बच्चे एक्टिव नहीं होते। पैसिव लर्निंग होती है। नो क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, क्योंकि इसमें बच्चे इसमें स्टूडेंट सेंटर नहीं है, ठीक है। लेस अंडरस्टैंडिंग, कम अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मेमोराइजेशन बेस्ड है, याद रखना है कि आपको बोला है कि a+a² + b² + 2ab ये फॉर्मूला होता है, a+b² पे होगा, ठीक है ना। उसके बाद बोरिंग मेथड है, बच्चे बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ बोल रहे हैं, टीचर लेक्चर दे रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है। नो डिस्कवरी, कोई डिस्कवरी नहीं होती। लो इंटरेस्ट रहता है, टीचर सेंटर है, जो मैं जैसे मैंने अभी बोला आपको। वीक रिटेंशन रहता है, और कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं शॉर्ट वीडियो में सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से करा सकूं, और सारी चीजें समझा सकूं। अगर आपको नोट्स चाहिए, या आपको माइंड मैप चाहिए, या फ्लो चार्ट चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। नहीं तो आप इंस्टाग्राम का भी पेज मेरा फॉलो कर सकते हैं, टीचर सक्सेस पॉइंट के नाम से ही है। आप उसे फॉलो कीजिए, तो आपको बहुत हेल्प होगा, आपको समझ में आएगा। कई कई बार मैं नोटिफिकेशंस भी डालती हूँ जॉब्स के लिए भी, तो आपको वो भी पता चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं, इसके जो रेस्ट पार्ट रह गया है एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।